किसी भी देश की आर्थिक सेहत का थर्मोमीटर क्या होता है? जीडीपी या फिर स्टॉक मार्केट? ये सब जरूरी तो हैं, लेकिन ये रोज बदलते हैं। हाँ बिल्कुल। तो सोचिए, एक देश के पास ऐसा क्या होता है जो उसे बड़े से बड़े फाइनेंशियल स्टॉर्म से बचा सके? मतलब एक तरह का इकोनॉमिक सेफ्टी नेट। ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब है देश का विदेशी मुद्रा भंडार, यानी फॉरेक्स रिजर्व्स। फॉरेक्स रिजर्व्स। जी, ये सिर्फ नोटों का ढेर नहीं है, ये देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की गारंटी है। ये वो कुशन है जो हमें बाहरी झटकों से बचाता है। बिल्कुल। और आज हम इसी सेफ्टी नेट की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास जो नोट्स हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए खास तौर पर बनाए गए हैं। अच्छा, तो हमारा मिशन एकदम साफ है, इस मुश्किल और टेक्निकल लगने वाले सब्जेक्ट को एक दिलचस्प कहानी की तरह समझना। चलिए शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि आरबीआई का ये खजाना असल में है क्या, इसके अलग अलग हिस्से क्या काम करते हैं, और ये सब एक आम आदमी की लाइफ से कैसे जुड़ता है। का पूरा अधिकार आरबीआई को है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट मतलब फीमा 1999 आरबीआई को ये पावर देते हैं। तो आरबीआई इसे बनाता कैसे है? आरबीआई खुले बाजार से ऑथोराइज्ड डीलर्स के जरिए फॉरेन करेंसी खरीदकर इस भंडार को बनाता और मैनेज करता है। तो ये एक तरह की स्ट्रेटेजिक सेविंग्स है जिसे आरबीआई देश के लिए रखता है। पर जब हम कहते हैं फॉरेन एसेट्स, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में बस यूएस डॉलर्स की तस्वीर आती है। क्या ये इतना सिंपल है? नहीं नहीं, ये एक बहुत आम मिसकंसेप्शन है। असल में ये एक बहुत केयरफुली बनाया गया पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो? जी, आप इसे एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की तरह समझिए, जहां हर हिस्सा एक अलग मकसद पूरा करता है। इंटरेस्टिंग। तो इस पोर्टफोलियो के 4 एसेट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला और सबसे बड़ा हिस्सा है फॉरेन करेंसी एसेट्स यानी एफसीए। एफसीए। दूसरा है गोल्ड, जो हमारा सबसे भरोसेमंद एसेट है। तीसरा है स्पेशल ड्राइंग राइट्स या एसडीआरस, जो आईएमएफ से जुड़ा है। और चौथा है रिजर्व ट्रांच पोजीशन यानी आरटीपी। ये भी आईएमएफ में हमारी हिस्सेदारी को दिखाता है। तो ये चारों मिलकर हमारा फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनाते हैं। एग्जैक्टली। चलिए तो इस पोर्टफोलियो को खोलकर देखते हैं। सबसे पहले एफसीए, जो आपने बताया सबसे बड़ा हिस्सा है, इसमें सिर्फ डॉलर्स होते हैं या ये एक मल्टी करेंसी बास्केट है? नहीं, ये एक मल्टी करेंसी पोर्टफोलियो है। इसमें यूएस डॉलर के अलावा यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, जापानीज येन जैसी बड़ी ग्लोबल करेंसी शामिल हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, भले इसमें कई करेंसीज हों, आरबीआई हमेशा इसकी टोटल वैल्यू को यूएस डॉलर में ही रिपोर्ट करता है। तो जब हम सुनते हैं कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व इतने बिलियन डॉलर का है, तो वो इन सब की कंबाइंड डॉलर वैल्यू होती है। बिल्कुल सही। और ये एफसीए घटता बढ़ता क्यों रहता है? इसके पीछे क्या मैकेनिक्स हैं? इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है आरबीआई का इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मतलब? जैसे जब रुपया डॉलर के मुकाबले बहुत तेजी से कमजोर होता है, तो आरबीआई बाजार में डॉलर बेचता है। अच्छा। जिससे एफसीए कम होता है। अच्छा, सप्लाई बढ़ाने के लिए। जी। और जब रुपया मजबूत हो रहा हो तो आरबीआई डॉलर खरीदता है, जिससे एफसीए बढ़ जाता है। इसके अलावा इन फॉरेन एसेट्स पर जो इंटरेस्ट इनकम होती है, उससे भी एफसीए बढ़ता है। और एक रीवैल्यूएशन फैक्टर भी होता होगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस बास्केट में येन, यूरो, पाउंड भी हैं, तो डॉलर के मुकाबले इन करेंसीज की कीमत में बदलाव से भी एफसीए की ओवरऑल डॉलर वैल्यू पर असर पड़ता है। ये एक पैसिव चेंज है। आपने इन्वेस्टमेंट्स की बात की। क्या हर तरह की फॉरेन एसेट एफसीए का हिस्सा मानी जाती है? सोर्सेज में जिक्र है कि आईएफसी यूके के बॉन्ड्स इसमें शामिल नहीं है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। आईएफसी यानी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के बॉन्ड्स को एफसीए से बाहर रखा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक खास मकसद के लिए किया गया निवेश है, जिसका ताल्लुक भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग से है। उसे आरबीआई की डे टू डे लिक्विडिटी मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं माना जाता। समझ गया। इसी तरह सार्क देशों को स्वैप अरेंजमेंट के तहत दी गई करेंसी सपोर्ट को भी अलग रखा जाता है। ये आरबीआई की बैलेंस शीट में ट्रांसपेरेंसी को दिखाता है। ठीक है, तो एफसीए हमारे पोर्टफोलियो का लिक्विड हिस्सा है। अब आते हैं उस एसेट पर जो शायद सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है, सोना। हमारे रिजर्व्स में इसकी क्या भूमिका है? गोल्ड इस पोर्टफोलियो का एंकर है। करेंसीज की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है, ग्लोबल पॉलिटिक्स से भी उन पर असर पड़ता है ना। हाँ बिल्कुल। लेकिन सोना एक यूनिवर्सल सेफ हेवन एसेट है। मुश्किल समय में जब सब कुछ फेल हो रहा हो, तब सोने पर भरोसा किया जा सकता है। और ये सोना रखा कहाँ जाता है? क्या ये सारा सोना मुंबई में आरबीआई के वॉल्ट में बंद है?
नहीं। और यहीं पर रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी आती है। भारत का गोल्ड रिजर्व 2 जगहों पर स्टोर किया जाता है। 2 जगहों पर? जी, कुछ हिस्सा देश में ही आरबीआई के पास है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा विदेशों में बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यानी बीआईएस के पास सेफ कस्टडी में रखा गया है। विदेशों में क्यों? ये तो थोड़ा रिस्की लगता है। असल में ये रिस्क कम करने के लिए है। मान लीजिए देश में कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आ जाती है और हमें तुरंत गोल्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो विदेशों में रखा सोना इंटरनेशनली ज्यादा एक्सेसिबल होता है। अच्छा, उसे जल्दी लिक्विडेट किया जा सकता है। एग्जैक्टली, उसे जल्दी लिक्विडेट या किसी और एसेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये रिस्क डाइवर्सिफिकेशन का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। ये तो बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। मतलब एसेट्स भी डाइवर्स हैं और उनकी लोकेशन भी। चलिए अब तीसरे कंपोनेंट पर आते हैं जो मुझे हमेशा से थोड़ा मिस्टीरियस लगता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स या एसडीआर्स। एसडीआर्स, हाँ। ये हैं क्या? क्या ये कोई सुपर करेंसी है? व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज एसडीआर्स असल में कोई करेंसी नहीं है। आप एसडीआर लेकर बाजार में कॉफी नहीं खरीद सकते। तो फिर ये है क्या? इसका करेंसी कोड भी है, एक्सडीआर? जी, कोड है, लेकिन ये असल में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ का बनाया हुआ एक सप्लीमेंट्री रिजर्व एसेट है। इसे आप आईएमएफ के सदस्य देशों की करेंसीज पर एक क्लेम समझ सकते हैं। एक क्लेम? ये तो और भी कंफ्यूजिंग लग रहा है। मतलब अगर ये करेंसी नहीं है तो इसकी वैल्यू कैसे तय होती है? इसकी वैल्यू दुनिया की 5 सबसे पावरफुल करेंसीज की एक बास्केट के आधार पर तय होती है। 5 करेंसीज? हाँ, इस बास्केट में सबसे ज्यादा वेटेज यूएस डॉलर का है, करीब 43.38%, फिर यूरो, फिर चाइनीज युआन। चाइनीज युआन भी इस बास्केट में? बिल्कुल। युआन को 2016 में शामिल किया गया था, जो ग्लोबल फिनांस में चीन के बढ़ते कद को दिखाता है। उसके बाद जापानीज येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है। आईएमएफ इस बास्केट को हर 5 साल में रिव्यू करता है। अच्छा, और ये क्लेम काम कैसे करता है? मान लीजिए भारत को अचानक डॉलर्स की जरूरत पड़ गई, तो भारत अपने एसडीआर्स को किसी दूसरे देश जैसे अमेरिका या जापान को देकर उनसे बदले में डॉलर्स या येन ले सकता है। ये एक तरह का गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक्सचेंज मैकेनिज्म है जिसे आईएमएफ फैसिलिटेट करता है। तो एक तरह से ये आईएमएफ का बनाया हुआ मैजिक मनी है जो सिर्फ देशों के बीच चलता है। आप इसे ऐसा कह सकते हैं। इसे 1969 में इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस वक्त दुनिया में गोल्ड और यूएस डॉलर जो मुख्य रिजर्व एसेट्स थे उनकी कमी महसूस हो रही थी। एसडीआर्स ने उस कमी को पूरा किया। अब चौथे और आखिरी हिस्से पर आते हैं, रिजर्व ट्रांसपोजिशन या आरटीपी। ये भी आईएमएफ से जुड़ा है? हाँ, इसे समझने के लिए आईएमएफ की फंडिंग का बेसिक समझना होगा। आईएमएफ के पास अपना पैसा नहीं है, वो सदस्य देशों के कंट्रीब्यूशन से चलता है, जिसे कोटा कहते हैं। कोटा? जी, हर देश अपनी इकोनॉमी के साइज के हिसाब से कोटा कंट्रीब्यूट करता है। आरटीपी एसेंशियली आपके कोटे का वो हिस्सा है जो आपने फॉरेन करेंसी में दिया है। तो ये आईएमएफ के पास हमारा अपना पैसा है? एक तरह से हाँ। ये आईएमएफ के पास आपका इमरजेंसी फंड है जिसे आप बिना किसी शर्त के कभी भी निकाल सकते हैं। इसीलिए इसे देश के रिजर्व का ही हिस्सा माना जाता है। तो एफसीए हमारी डेली लिक्विडिटी, गोल्ड हमारा सेफ्टी एंकर और एसडीआर, आरटीपी, आईएमएफ और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में हमारी हिस्सेदारी दिखाते हैं। एग्जैक्टली। ये वाकई एक मल्टी लेयर्ड सेफ्टी नेट है। इसी से जुड़ा एक पॉइंट हमारे सोर्सेज में। कोविड-19 महामारी के दौरान अगस्त 2021 में आईएमएफ ने एक बड़ा एसडीआर एलोकेशन किया था। ये क्या था? हाँ, इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, कोविड ने दुनिया भर की इकोनॉमीज को भारी चोट पहुंचाई थी। कई देशों के रिजर्व्स तेजी से घट रहे थे। सही बात है। इस ग्लोबल क्राइसिस से निपटने के लिए आईएमएफ ने अपने सदस्य देशों का फाइनेंशियल इम्यून सिस्टम बूस्ट करने का फैसला किया। अगस्त 2021 में आईएमएफ ने एसडीआर 456 बिलियन यानी करीब 650 बिलियन यूएस डॉलर्स का एक जनरल एलोकेशन किया। 650 बिलियन डॉलर्स? जी, ये आईएमएफ के इतिहास का सबसे बड़ा एलोकेशन था। ये तो बहुत बड़ी रकम है। इसमें से भारत को कितना मिला? हर देश को उसके आईएमएफ कोटा के हिसाब से हिस्सा मिला। भारत का कोटा करीब 2.75% है, तो हमें एसडीआर 12.57 बिलियन मिले, जो उस वक्त करीब 17.86 बिलियन डॉलर्स के बराबर थे। तो इससे हमारे रिजर्व्स को एक बड़ा बूस्ट मिला होगा? बहुत बड़ा। इससे भारत की कुल एसडीआर होल्डिंग एक झटके में काफी बढ़ गई और हमारे ओवरऑल फॉरेक्स रिजर्व्स को एक मजबूत कुशन मिला।
इसकी तुलना अगर हम 2009 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से करें तो ये एलोकेशन कितना बड़ा था? 2009 की मंदी के समय आईएमएफ ने करीब $250 बिलियन का एलोकेशन किया था, तो 2021 का $650 बिलियन का एलोकेशन दिखाता है कि कोविड का आर्थिक खतरा कितना बड़ा और ग्लोबल था। तो हमने ये मैक्रो लेवल सेफ्टी नेट तो समझ लिया, पर ये सब एक आम नागरिक से कैसे जुड़ता है? चलिए अब जरा जमीन पर उतरते हैं। बिल्कुल। जब कोई टूरिस्ट या स्टूडेंट विदेश जाने के लिए करेंसी एक्सचेंज कराता है तो वो इस बड़े सिस्टम का हिस्सा कैसे बनता है? ये ऑथराइज्ड मनी चेंजर्स कौन होते हैं? ये एक बेहतरीन ट्रांजिशन है। ये पूरा हाई लेवल रिजर्व मैनेजमेंट तभी कामयाब है जब ग्राउंड लेवल पर फॉरेन एक्सचेंज का लेन देन स्मूथली और लीगल तरीके से हो। राइट। यहीं पर ऑथराइज्ड डीलर्स और मनी चेंजर्स का रोल आता है। ये वो संस्थाएं हैं जिन्हें आरबीआई ने फेमा एक्ट के तहत फॉरेन करेंसी खरीदने बेचने का लाइसेंस दिया है। तो बिना लाइसेंस के ये काम करना गैरकानूनी है? बिल्कुल। सोर्सेज में ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1, 2, 3 और एफएफएमसीज का जिक्र है। क्या आप इसे आसान भाषा में समझा सकती हैं? ये अलग-अलग कैटेगरीज क्यों हैं? जरूर। इसे आप बैंकिंग सिस्टम के टियर्स की तरह समझ सकती हैं, जहां हर टियर का अपना एक खास काम है। अच्छा। ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी आई सबसे ऊपर है। ये बड़े कमर्शियल बैंक्स हैं जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। ये ऑलराउंडर्स हैं जो हर तरह के फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ट्रेड पेमेंट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सब कुछ। ठीक है, तो ये हुए बड़े खिलाड़ी। कैटेगरी 2 में कौन आता है? ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 2 स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों की तरह है। इसमें कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स और कुछ बड़ी मनी चेंजिंग कंपनीज आती हैं। और इनका काम क्या है? इन्हें नॉन ट्रेड रिलेटेड कामों जैसे टूरिज्म, मेडिकल ट्रीटमेंट या पढ़ाई के लिए विदेश जा रहे लोगों को करेंसी एक्सचेंज करने की इजाजत होती है। ये फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड्स भी इशू कर सकते हैं। और आखिर में एफएफएमसीज, ये नाम अक्सर सुनने में आता है। एफएफएमसीज यानी फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स। इन्हें आप अपने पड़ोस की करेंसी एक्सचेंज बूथ की तरह समझ सकते हैं। ओके। इनका काम बहुत फोकस्ड होता है, यात्रियों से फॉरेन करेंसी खरीदना और उन्हें बेचना। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी हमारा डाकघर भी एक एफएफएमसी है। इंटरेस्टिंग। तो ये पूरा सिस्टम काफी वेल रेगुलेटेड लगता है, लेकिन इन हजारों बैंक्स और मनी चेंजर्स के बीच नियमों में एकरूपता कैसे आती है? क्या कोई रेफरी भी है? हाँ, बिल्कुल है। इस बाजार की सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है फेडाई, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। ये फॉरेन एक्सचेंज में डील करने वाले बैंकों की एक एसोसिएशन है। और एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के तौर पर फेडाई का मुख्य काम क्या है? इसका पहला और सबसे जरूरी काम है इंटर बैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के लिए नियम और गाइडलाइंस बनाना। मतलब जब एक बैंक दूसरे बैंक से डॉलर या यूरो खरीदता बेचता है तो वो किन नियमों का पालन करेगा, ये फेडाई तय करता है। तो जब इंटर बैंक मार्केट में डिसिप्लिन होता है तो उसका फायदा एंड कस्टमर को भी मिलता है। हाँ, क्योंकि बाजार में स्टेबिलिटी रहती है। और इसका दूसरा बड़ा काम है मार्केट डेवलपमेंट। फेडाई आरबीआई के साथ मिलकर फॉरेक्स मार्केट में नए प्रोडक्ट्स लाने और प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को जोड़कर देखें तो हमने एक देश के फाइनेंशियल इम्यून सिस्टम को समझा। जी। इसके 4 मेन कंपोनेंट्स एफसीए, गोल्ड, एसडीआर्स और आरबीए एक स्ट्रेटेजिक पोर्टफोलियो की तरह काम करते हैं। हमने देखा कि कोविड जैसे क्राइसिस में ये सिस्टम कैसे काम आया। बिल्कुल। और फिर हमने जूम इन करके देखा कि जमीनी स्तर पर ऑथराइज्ड डीलर्स और फेडाई जैसे रेफरी इस पूरे सिस्टम को मजबूती से चला रहे हैं। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से समराइज किया है। कुल मिलाकर एक मजबूत फॉरेक्स रिजर्व देश को बाहरी आर्थिक झटकों से बचाता है, रुपए को स्थिरता देता है और इन्वेस्टर्स और नागरिकों दोनों में एक विश्वास बनाए रखता है। बिल्कुल। और ये एक डायनामिक सिस्टम है जो लगातार इवॉल्व होता रहता है। और यहीं से एक सोचने वाला सवाल भी उठता है। बताइए। हमने बात की कि आईएमएफ हर 5 साल में एसडीआर बास्केट को रिव्यू करता है और 2016 में उसने चाइनीज युआन को शामिल किया था। जैसे जैसे भारत एक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की ओर बढ़ रहा है और ग्लोबल ट्रेड में हमारा हिस्सा बढ़ रहा है, तो ये सवाल उठना लाजमी है, क्या भविष्य में इंडियन रुपी भी इस इलीट एसडीआर बास्केट का हिस्सा बन सकता है? और अगर ऐसा होता है तो ग्लोबल स्टेज पर भारत के लिए इसके क्या मायने होंगे? ये सिर्फ एक फाइनेंशियल अचीवमेंट नहीं होगी, बल्कि इसके साथ बहुत बड़ी ग्लोबल जिम्मेदारियां भी आएंगी। इस पर सोचना दिलचस्प होगा।